यू सो मच मच यार गाइस, लव यू वेद प्रकाश। बिल्कुल सर, हम ऑनलाइन कोर्स लिए हैं तो क्या हम ऑफलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल। तबरेज जी, आप अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं सिविल के साथ तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। आई I बैक back सर, sir, गुड good इवनिंग। evening. Good evening guys. How many percent of the students get placed after practical training? Completely depend upon you. मैं तो कहूँगा 100%। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट के लिए? सब लोग तैयार होते हैं। ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो कि ट्रेनिंग के बाद तैयार नहीं होगा प्लेसमेंट के लिए? लेकिन व्हाट मैटर्स कि आपने कितना एफर्ट दिया यार। अगर मैं एक चीज कहूँ कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, आप लोगों को जॉब दे रहे हो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? कैसे कैंडिडेट्स प्रेफर करेंगे? उनकी कैसी स्किल्स प्रेफर करेंगे? आप ये चीज जरा इस माइंडसेट से सोच के देखिए। अगर आप इस माइंडसेट से कैंडिडेट्स को चूज करेंगे तो सेम यही माइंडसेट जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उनका भी रहता है कि वो क्यों और कैसे चूज करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी है क्या? बिल्कुल ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है, ऑन साइट ट्रेनिंग भी है। सिविल गुरुजी का फिलहाल जी आप बिल्कुल कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 080, मैं टेक्स्ट भी करते जाता हूँ, कांटेक्ट कॉल ऑन 080 69161234। इस नंबर पर आप कल सुबह मॉर्निंग पर कॉल करिएगा और बहुत ही ज्यादा डिटेल पर आप टीम से बात कर सकते हैं ताकि सारी जानकारी आपको मिले। सो इंजीनियर्स, आज के सेशन के क्या आप उसी जोश और उसी यूनिट के साथ रेडी हैं जिस जोश के साथ मैं रेडी हूं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट कर दीजिए यार यस। आर यू रेडी? कि क्या आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स रीडिंग में एक्सपर्टीज करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर रेडी हैं तो कमेंट कर दीजिए फटाफट। मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ पाए। और जैसे ही मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं अपना सेशन स्टार्ट कर दूंगा और मैं आपके लाइक्स भी देखूंगा। अभी हमारे साथ नियरली 55 इंजीनियर्स लाइव है, तो क्या आपने लाइक कर दिया है? तो मुझे उससे ज्यादा लाइक्स दिखने चाहिए। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार। तो चलिए सब लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बिल्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स की ड्राइंग रीडिंग को समझेंगे। सबसे पहला होगा फुटिंग, जो कि हम बेस से चालू करेंगे। उसके बाद होगा कॉलम, उसके बाद होगा बीम और उसके बाद होगा स्लैब। इन 4 ड्राइंग्स की रीडिंग को आज हम समझेंगे। और ये एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। आज जो बीबीएस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। और आगे आने वाले जितने भी लाइव सेशन, वेडनेसडे का दिन, वेडनेसडे का दिन आप लिख के नोट डाउन करके रख लीजिए। और मैं शेड्यूल यूट्यूब पर भी मेंशन करवाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी कि वेडनेसडे को पूरा बीबीएस का लाइव सेशन होगा। मैं आपको पूरा बीबीएस इसी यूट्यूब पे सिखा दूंगा। अगर आप टाइम पर आएंगे हर वेडनेसडे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो सारा बीबीएस सीख जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग रीडिंग के साथ ही 12 मिनट शेड्यूल। बीबीएस की जो पूरी पार्ट है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग को ही रीड करना। बीबीएस नहीं है, कोई भी काम हो, हर एक काम में 12 मिनट शेड्यूल के अलावा भी जो भी काम है ड्राइंग रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीबीएस में बेसिकली स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। अगर आपको मेरी ड्राइंग्स स्क्रीन अवेलेबल है तो मुझे यस कमेंट कर दीजिए। अगर मेरी स्क्रीन अवेलेबल है आपको तो आप यस कमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली, ताकि मैं देखूं और आपका नॉलेज और हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो सके। लाइक करते जाइएगा वीडियो को, लाइक करते जाइए, लाइक ठोकते जाइए ताकि हम आगे बढ़ पाए। यस, स्क्रीन अवेलेबल है, स्क्रीन क्लियरली दिख रही है। तो चलिए, बेसिक कॉमन ड्राइंग्स है। हो सकता है आपने मेरे YouTube वीडियोस पर इसको देखा हो पहले, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी हमारे नए यूजर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो भी देखिए, वो भी समझिए कि क्या पार्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि जो हमारी ड्राइंग्स है उसमें सबसे पहली चीज हमको ये देखनी है कि जो हमारे जनरल नोट्स यहाँ पर गिवन होते हैं उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या जो कि स्टील से रिलेटेड है। मैं उन नोट्स की बात नहीं करूंगा जो कि एस्टिमेशन या फिर बिलिंग के पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उन जनरल नोट्स की बात करूंगा जो कि स्टील को कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर हम स्टील से रिलेटेड जनरल ड्राइंग्स देखते हैं। The drawing shall be read in conjunction with relevant arc drawing and specifications। यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्राइंग को उसी तरह से रीड करना है जो कि उसकी स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूं हैश @ सिंबल, उसके जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होते हैं, नंबर्स गिवन होते हैं, उसकी जो रीडिंग या स्टैंडर्ड पैटर्न है उसको रीड करने का
ड्राइंग्स को उसी तरह से आपको रीड करना है। ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। सारे डायमेंशन उसने पहले ही बोल दिया है कि mm में ही रीड करना है आपको, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर mm के अलावा कोई और डायमेंशन दिया होगा तो वो वहां ड्राइंग पर मेंशन कर दिया जाएगा। ये कह रहा है, only written dimension are to be followed and the drawings are not to be scaled। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट समझना ड्राइंग रीडिंग के लिए। ये कह रहा है ऑल ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। जैसे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ ऑनलाइन, जो हमारे इंजीनियर्स है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब मैं उनका डाउट सेशन लेता हूँ तो डाउट सेशन में मुझसे यही पूछते हैं कि सर साइट पर ऐसा था क्या, ऐसा करवा सकते हैं, ऐसा देखा क्या, ऐसा करवा सकते हैं, ऐसा वैसा करवा सकते हैं क्या, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन देखिए ये लाइन एकदम क्लियर बोल रहा है कि भाई जो ड्राइंग में लिखा हुआ है वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये ड्राइंग कौन सी है, जीएफसी यानी कि गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए सही ड्राइंग है। इसी वजह से ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, इसको आपको हमेशा यही फॉलो करना है, जो ड्राइंग दिया है वही एग्जीक्यूशन करवाना है। Deviations in any structural drawing shall be brought to the notice of the structural consultant before execution। क्या बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस है, अब चेंजेस क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि जैसे ड्राइंग पे हमारे पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको रीड करते नहीं बन रही है ड्राइंग, मान लेते हैं यहाँ पर 8 हैश बाइंडर्स एट द रेट 170 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। अगर आपके पास ड्राइंग आती है और उस ड्राइंग में आपको रीड करते नहीं बन रही कोई भी चीजें, या फिर आपको ये फील होता है कि जो डायमेंशन वहां पर दिए गए हैं वो डायमेंशन गलत दिए गए हैं ड्राइंग पर, क्योंकि उसका जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डायमेंशन कुछ और आ रहे हैं, डायमेंशन मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कलरिंग मिस्टेक है, किसी भी तरह की मिस्टेक जिससे कि आपको साइट पर उस ड्राइंग को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको एग्जीक्यूट करवाने में प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इस ड्राइंग्स के लिए चेंजेस को वापस भेज सकते हैं। क्लियर इंजीनियर्स, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ग्रेड ऑफ आरसी शैल बी M25। देखिए M25 का ग्रेड यहाँ पर यूज किया गया है। अब देखिए जो रेनफोर्समेंट के लिए डिटेल्स है, रेनफोर्समेंट शैल बी हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिपॉन बार्स HYSD बार, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, HYSD बार यहाँ पर यूज करना है। ग्रेड कौन सा है, 415 या 500। आप 415 या 500 का यूज करेंगे, जो भी अवेलेबिलिटी है कंफर्मिंग टू आईएस कोड 1786-1985। आपको HYSD FE 415 या 500 जो भी अवेलेबल है प्रेजेंट नियर अराउंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, आपको वो बार यूज करनी है, उस ग्रेड की बार यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग रीडिंग में, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियर, यहीं पर ही मैक्सिमम गलतियां होती हैं कवर को समझने में। देखिए यहाँ पर क्लियरली ड्राइंग में गिवन है, क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज। जो भी क्लियर कवर है रेनफोर्समेंट के, उसको फॉलो करना है। कॉलम के लिए यहाँ पर दिया हुआ 40 mm, यहाँ पर मेंशन है, आपको क्लियरली यही चीजें फॉलो करनी है। फ्लोर एंड रूफ बीम्स के लिए 25 mm, स्लैब्स के लिए 20 mm, ये कवर्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन राइज हो सकता है यहाँ पर आपके मन में कि सर यहाँ पर तो कॉलम, फ्लोर और स्लैब्स दिया है, यहाँ पर फुटिंग नहीं थी, स्टेयरकेस नहीं है, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड कवर होते हैं, जो स्टैंडर्ड कवर का साइज होता है, फुटिंग के लिए होता है 50 mm, तो आपको 50 mm फॉलो करना है। पाइल वगैरह के लिए वो 60 mm होता है, तो वहां पर आपको 60 mm मिनिमम कवर फॉलो करना है। क्लियर इंजीनियर, तो इस तरह से आपको इन कवर्स को भी खास ध्यान रखना है और यही वैल्यू होनी चाहिए जब भी आप इन ड्राइंग्स को रीड करके कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, फिनिश ग्राउंड लेवल हैज बीन कंसीडर्ड 00 mm पर फीट। तो ये तो लेवलिंग के जब आप सेंटरिंग शटरिंग लगाते हैं तो उसके केस के काम में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इट इज डिजाइन फॉर S+1 स्ट्रक्चर, यानी क्या बोल रहा है, S+1। ठीक है, एक स्टोरी प्लस 1 स्टोरी स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है। Unless noted otherwise, the main lab development of bar of diameter D shall be as follows। ये देखिए यहाँ पर दिखे क्लियरली, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर लैब आता है या डेवलपमेंट आता है, देखिए यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई है। Unless noted otherwise, the main lab, मेन बार का लैब या तो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार, अगर लैब आ रहा है या फिर उसी बार की डेवलपमेंट हो रही है, तो जो डायमीटर D शैल बी फॉलोड एज,
यहाँ पर देखिए कंक्रीट ग्रेड M25 ग्रेड के लिए डिफॉर्म बार्स में अगर लैब जोन आ रहा है या फिर डेवलपमेंट आ रही है तो वहां पर आपको कौन सा वैल्यू फॉलो करना है, 50D, 50 into डायमीटर ऑफ बार। क्लियर इंजीनियर्स? अगर आपको समझ में आती जा रही मेरी बात तो यस कमेंट करते जाइए फटाफट नीचे सभी के सभी। मैं चाहूंगा यस कमेंट करते जाइए और लाइक ठोकते जाइए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए ताकि हर एक इंजीनियरिंग लाइव सेशंस का फायदा उठा सके और सारी की सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म को हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जो कि हर सिविल इंजीनियर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट करके जरूर यस लिखे और लाइक तो बनता है यार अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। थैंक यू सो मच गाइस आपका अप्रिसिएशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर टेंशन जोन में लैब या डेवलपमेंट आ रहा है तो 50D वैल्यू होगी और कंप्रेशन जोन में आ रहा है तो 30D। और डी क्या है यहाँ पर देखिए, डायमीटर डी। ये देखिए यहाँ पर मेंशन ऊपर ही डायमीटर डी। आप जो भी डाया की मारो, 12 की हो 16 की हो, कोई भी डाया हो सकता है, तो वहां पर आपको डी 50 इंटू डाया ये फॉलो करना है। क्लियर है? तो इस थीम को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं। हमने जनरल नॉलेज पढ़ ली तो हर ड्राइंग से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या पढ़ना है आपको हर ड्राइंग मिलते ही साथ। सबसे पहले क्या पढ़ना है मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट, ताकि मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाऊं। अगर आप मुझे मेरे से बात नहीं करेंगे, इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। आप मुझसे बातें करते जाइए, मैं आपको सारी चीजें अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जहां से हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर यानी कि स्टील का काम शुरू होता है। जनरल रूल्स, जनरल नोट्स कह सकते हैं इसे। तो सबसे पहले ड्राइंग पर यही आपको रीड करना है। क्लियर इंजीनियर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फुटिंग, जो कि हमारा सबसे पहला बिल्डिंग कंपोनेंट होता है, फुटिंग। ठीक है? तो फुटिंग के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि फुटिंग के हमारे पास कौन कौन सी डिटेल्स अवेलेबल है, कितनी तरह की डिटेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग है, सेंट्रल लाइन प्लान है हमारा। ये इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, देखिए हमारा सेंट्रल लाइन प्लान है और हमारे पास एक फुटिंग की डिटेल्स अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास देखिए क्या क्या अवेलेबल है। एक फुटिंग का प्लान अवेलेबल है, फुटिंग का सेक्शन अवेलेबल है और उसकी डिटेल्स अवेलेबल है, रिइंफोर्समेंट डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है? ये तीन चीज अवेलेबल है और यही तीन चीज हमें चाहिए होती है अगर आपको स्टील की ड्राइंग रीड करना है, यानी कि फुटिंग की ड्राइंग रीड करना है, तो केवल ये तीन चीज हमें अवेलेबल है। हो सकता है दो ही चीज अवेलेबल हो, प्लान अवेलेबल हो और इसका टेबल अवेलेबल हो तो भी काम हो जाता है, लेकिन प्लान तो चाहिए ही चाहिए और ये रिइंफोर्समेंट डिटेल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देखिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। टेबल जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में फुटिंग मार्किंग है, देखिए फुटिंग की जो डिटेल्स है इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि F1 और F2। तो यहां से ये पता चल रहा है दो ही टाइप की फुटिंग है, एक F1 और एक F2। दो तरह की फुटिंग लगी है। जो F1 की फुटिंग है उसका साइज देखिए कितना है, ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है। अब ए डायरेक्शन कहां से दिखेगा हमको, ए डायरेक्शन दिखेगा ये देखिए यहां से प्लान से, ये हो गया ए डायरेक्शन और ये हो गया बी डायरेक्शन। क्लियर? ये दो डायरेक्शन। ए डायरेक्शन का साइज कितना है 1800 यहाँ पर लिखा हुआ है, बी डायरेक्शन का साइज कितना है ये भी 1800 यहाँ पर गिवन है। क्लियर? तो मुझे ये पता चल गया भाई फुटिंग का साइज कितना है। इसके बाद अब मुझे जो नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट देखनी है, रेनफोर्समेंट देखना है। तो इस रेनफोर्समेंट में ये देखूंगा कि इस पूरे फुटिंग में, F1 फुटिंग में RA डायरेक्शन वाली, देखिए RA डायरेक्शन कौन सी RA डायरेक्शन वाली बार हो गई, देखिए भैया ये जो A डायरेक्शन के अलोंग लगी है ये हो गई हमारी RA वाली बार। तो इसका डायमेंशन क्या है, अब ये पढ़िए, देखिए 12 phi at the rate 150 सेंटर टू सेंटर। देखिए यहाँ पर इसका डेटा गिवन है 12 phi at the rate 150 सेंटर टू सेंटर। रेनफोर्समेंट के नीचे हमको पढ़ना है डिटेल पर। तो अभी क्या कह रहा है, फाई और हैश सिंबल लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि ये सारी चीजें याद रहे आपको। फाई सिंबल और हैश सिंबल, ठीक है, ये हो गया फाई सिंबल और हैश सिंबल आपका यूज होता है रेनफोर्समेंट के डाया को बताने के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड सिंबल्स है। जरूरी नहीं है यही दो सिंबल्स यूज हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने अपने रूल्स होते हैं। रेनफोर्समेंट बार को दिखाने के लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो है फाई और हैश।
तो देखिए 12 फाई यानी कि 12 mm डायमीटर का बार लगा हुआ है इस फुटिंग में। एट द रेट, हमेशा एट द रेट सिंबल आपको दो बार के बीच की दूरी यानी कि स्पेसिंग को दर्शाने के लिए यूज किया जाएगा। तो एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर यानी कि एक बार अपनी दूसरी बार से 150 की स्पेसिंग में लगी हुई है। ये डिटेल्स यहाँ पर मिल रही है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो आरबी डायरेक्शन हो गया हमारा 12 हैश, यहाँ पर भी 12 हैश एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, 12 mm की बार है और ये भी जो दो बार के बीच की स्पेसिंग है वो कितनी है 150। तो ये हमको इस पूरे के पूरे टेबल से समझ में आ गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इस ड्राइंग रीडिंग में हमने समझा कि इसका साइज क्या है और ये बार कहां पर हमको पढ़ने को मिलेगी कि रेनफोर्समेंट के अंदर पढ़ना है और कौन से डाई की और कितनी स्पेसिंग पे लगी है। अब इसे क्रॉस सेक्शन पर जाएंगे तो अब ये पढ़ना है कि भाई आरए वाली बार पहले लगी है कि आरबी वाली बार पहले लगी है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूं और इस क्रॉस सेक्शन में क्लोजली दिखाता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक बार फुटिंग की एक बार देखिए ऐसे लगी इस तरह से इस डायरेक्शन में और एक बार लगी है जिसका सर्कल दिख रहा है। अब मैं देखता हूँ इसका देखिए सेक्शन 1-1 लिखा हुआ है, सेक्शन 1-1। तो अब मैं इसको कैसे पढ़ने वाला हूँ, देखिए इसको कैसे पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए प्लान पर देखिए सेक्शन 1-1 कटा हुआ है और इसकी जो मुंडी है इसका जो सर है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर इसका सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, हमको ऊपर की ओर देखना है, इस ओर देखना है। जब मैं इस फुटिंग को यहाँ से काटूंगा और इसको ऊपर की ओर देखूंगा तो मुझे ये आर ए वाली जो बार है वो स्ट्रेट दिखेगी। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो आर ए वाली बार स्ट्रेट दिखेगी और ये वाली यहाँ से कटी हुई है तो ये आरबी वाली बार जो है वो कैसे दिखेगी, गोल गोल। कैसे दिखने वाली है, मुझे गोल गोल दिखने वाली है। तो इसी चीज को हमको समझ के यहाँ पर पहुंचना है कि ये सेक्शन 1-1 कटा हुआ है और मैं इसके ऊपर की ओर देख रहा हूं। तो यहाँ पर जो मुझे पूरे डेटा दिखते हैं वो यही है, हमको इसी तरह से पढ़ना है। और कोई भी फुटिंग की ड्राइंग हो आपको ऐसे ही समझना है, एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो बार है जो सबसे नीचे लगी हुई है, अब ये वाली बार कौन सी हो जाएगी, आरए वाली बार हो जाएगी। और यहाँ पर जो सर्कुलर दिख रही है ये कौन सी बार हो जाएगी, आरबी वाली बार हो जाएगी। तो आरए वाली बार सबसे नीचे बिछी है सबसे पहले और उसके ऊपर बिछी है आरबी वाली बार। क्लियर इंजीनियर्स? तो ये इस तरह से आपको फुटिंग की ड्राइंग रीडिंग को समझना है। अब इसके हिसाब से ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका बीबीएस यानी कि बार्स की कटिंग करवानी है। क्लियर? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बीबीएस यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल आता है? आप मुझे कमेंट में यस या नो, आता है पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बीबीएस बनाना तो यस कमेंट करिए। अगर आपको नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं तो नो कमेंट करिए कि अगर आपको पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बीबीएस बनाना नहीं आता तो हमें नो कमेंट करके बताइए, तो ताकि हम जान पाए कि अगर आपको सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हो। मैं आपको एकदम पूरे रूल्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप एकदम फ्री में भी कम समय में भी कैसे सारी चीज सीख सकते हो। मैं चाहूंगा कि मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप। क्लियर? यस, नो, यस, ओके, फटाफट फटाफट यार सब कमेंट कर दीजिए। 124 हमारे साथ लाइव है, मैं चाहता हूँ आप अपने साथ ग्रुप पे शेयर करो। नो 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 नो, यस, नो नो। तो मतलब बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको नहीं पता कि पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बीबीएस कैसे बनाएं। तो अगर आपको इंडस्ट्री पे जाना है, आगे बढ़ना है और ये सारी चीजें सीखनी है यार, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में सारे बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो देख लो, जो कि मैंने पर्सनली बनाया आपके लिए। सारे वीडियो देख लो, सारे वीडियो सीख लो, डिटेल पर आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पूरी चीजें आप सीख जाओगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है बीबीएस। क्लियर? नहीं तो सिविल गुरुजी का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वहां पर जाओ, वहां पर एक फ्री मॉड्यूल है बार बेंडिंग शेड्यूल का, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है। आपको सिर्फ क्या करना है, जाना है सिविल गुरुजी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाकर साइन अप करना है, अपना रजिस्टर करना है और फ्री बार बेंडिंग शेड्यूल का वहां पर एक सेटअप है, उसको जाकर उतना ही अगर आप कर लोगे ना तो आपका दिमाग का जो ढक्कन है ना, दिमाग का जो ढक्कन वो एकदम खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग का जो ढक्कन है ना वो एकदम खुल जाएगा। देखो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो हमारे नो कमेंट कर रहे हैं, नो कमेंट। तो आपको दिमाग का ढक्कन खोलना है, तो ढक्कन खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने कानों से, जैसे आप यहाँ से डालेंगे ना
लर्निंग डालेंगे, अपने कानों से लर्निंग डालेंगे तो यहाँ से लर्निंग जाएगी तो यहाँ से ढक्कन हट जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिए और डिटेल पर अपनी सारी चीजें सीखिए। क्लियर इंजीनियर्स? और यदि अगर आप मेरे साथ डिटेल पर वन ऑन वन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सिविल गुरुजी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस। मैंने नंबर बताइए हुआ है आपको, नंबर पर कॉल करिए 08069161234। कल सुबह 10 बजे के बाद कॉल लगाइएगा और काउंसलिंग टीम से बात करिएगा कि कैसे आप ट्रेनिंग करके सारी चीजें सिविल गुरुजी से आप सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पर और इसी ड्राइंग रीडिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते। तो ये हो गया हमारा फुटिंग का पार्ट। फुटिंग में हमने देख लिया भाई, जनरल नोट्स पढ़ लिए हमने, फुटिंग के साइज पढ़ लिए, उसके रेनफोर्समेंट डिटेल्स पढ़ लिए, प्लान समझा कि कैसे लगी हुई है, उस प्लान की हेल्प से क्रॉस सेक्शन को समझा कि क्रॉस सेक्शन में कौन सी बार पहले लगानी है। अब भाई बात आ गई इसकी बीबीएस की, तो बीबीएस सीखना तो छोटा काम है नहीं, बहुत लंबा टाइम लगता है। सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी समझनी है तो आप डिटेल पर सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और समझते हैं कॉलम। ठीक है, फुटिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि कॉलम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो डिटेल्स दिख रही है कॉलम की, एक दिख रहा है यहाँ पर कॉलम टाइप C1, उसके बाद जो दूसरा दिख रहा है हमारे पास कॉलम टाइप C2। ठीक है, दो तरह के कॉलम है। अब उसके बाद सबसे पहले उसका साइज पढ़ना है कि ये कॉलम का डायमेंशन है वो 250 क्रॉस 400 और इस कॉलम का डायमेंशन है 250 क्रॉस 400। भाई दोनों का डायमेंशन तो सेम है, लेकिन अब डायमेंशन सेम है तो फिर चेंजेस क्या है, इसको C1 क्यों बोला गया और इसको C2 क्यों बोला गया, जो कि आप यहाँ पर ड्राइंग पर भी देख सकते हैं जहां पर आपकी कॉलम्स हैं। देखिए इन फुटिंग्स पर F2 वाले फुटिंग पर C2 कॉलम लगा हुआ है और F1 वाली फुटिंग पर C1 कॉलम लगा हुआ है। तो अब इन कॉलम्स में डिफरेंस क्या है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं पढ़ता हूं तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर ऊपर डेटा पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली दिखे। तो देखिए 2-16 हैश, ठीक है, क्या लिखा है 2-16 हैश, यानी कि 2 बार कितने डाया के 16 mm डाया के यहाँ पर लिखा हुआ हैश, और एट द रेट जहां लगेगा वो क्या बताता है डाया ऑफ बार। तो 2 बार लगा हुआ है 16 mm डायमीटर का। क्लियर, 2 बार लगा हुआ है 16 mm डायमीटर का, प्लस ये बोल रहा है प्लस 1-12 हैश, एक बार लगा हुआ है 12 mm डायमीटर का। क्लियर, 2 बार 16 के और एक बार 12 का। अभी क्या बोल रहे हैं ऑन ईच फेस, बोल रहा है हर फेस में। तो कॉलम में कितने फेस होते हैं भाई 4 फेस, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये वाला हो गया, एक फेस ये हो गया और चौथा फेस ये हो गया, चारों फेस में। अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर यानी टोटल 4 नंबर्स ऑफ 16 पाए और 4 नंबर्स ऑफ 12 पाए, यानी कि 4 नंबर लगे 12 के और 4 नंबर लगे 16 के। क्लियर, सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद हमने इस चीज को सेम यहीं पर देखा कि भाई यहाँ पर जब मैं देख रहा हूं 1, 2 और 3 मेन बार लगे हैं, और इस मेन बार में ये जो 2 16 के हैं ये कौन से वाले होंगे, ये कॉर्नर वाले। 2 16 के ये कॉर्नर वाले, ये वाली बार और ये वाली बार होगी हमारी 16 की, और ये जो सेंटर पर लगी है ये होगी 12 mm की। क्लियर है, क्योंकि 2 16 के और एक 12 का। ठीक है, अब इस फेज में तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये 16 का, ये 16 का और ये बीच का 12। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, इस वाले फेज पे हम चलते हैं। तो जैसे इस वाले फेज में जाएंगे तो आप देखिए ये वाली तो 16 की है ही, तो सेम ये वाली भी 16 की होगी और ये बीच वाली कौन सी होगी 12 mm की। क्लियर, अब चलते हैं तीसरे फेज पर, इस फेज पर। अब ये वाली तो 12 है, सॉरी ये वाली तो 16 mm की है, तो ये वाली भी 16 mm की होगी और ये वाली कौन सी होगी 12 mm की। ये तीसरा फेज, और ये चौथा फेज भी चलते हैं तो सेम ये वाली 16 की, ये वाली भी 16 की, तो ये वाली कौन सी होगी 12 की। तो जो कॉर्नर पर 4 कॉलम के लिंक्स के कॉर्नर पर, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर पर लगी हुई है 16 mm की बार, और ये जो सेंटर पर है चारों फेस के वो है 12 mm की बार। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर, चलते स्टेप 2 पर। फिर यहां पर देखिए लिखा है 8 हैश बाइंडर्स एट द रेट 170 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब 8 हैश, फिर से क्या हो गया डायमीटर, 8 डायमीटर के बाइंडर्स लगे हैं। यहाँ पर इसको हम लिंक्स भी कहते हैं, बाइंडर्स भी कहते हैं, स्टीरप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे बाइंडर्स। अब इसका एट द रेट यानी कि 2 बाइंडर्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है, क्योंकि कॉलम है तो ये वर्टिकली जाएंगे,
तो दो बाइंडर के बीच की स्पेसिंग कितनी है @170 सेंटर टू सेंटर। क्लियर है गाइस? अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है इसमें कि देखिए यहां पर भी एक हुक दिख रहा है, यहां पर भी हुक दिख रहा है और यहां पर भी हुक दिख रहा है, और देखिए यहां पर बीच में दो लाइन भी दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही पोजीशन पर दो रिंग्स यानी कि दो बाइंडर्स लगे हुए हैं इस वाले कॉलम के केस में। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक बाइंडर है वो कैसा लगा, यहां से चालू हुआ, ये देखिए इस बार के यहां से नीचे गया, फिर ये यहां से आगे बढ़ा और यहां से इस तरह से ऊपर गया, इधर आया और फिर उसके बाद ये ऐसा कवर हो। तो ये एक बाइंडर है, ये इस तरह से लगेगा। क्लियर? इस तरह से लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले बाइंडर की बारी देखते हैं। तो ये कैसे लगेगा, ये देखिए यहां से चालू हुआ, ये ऐसे जस्ट इसके नीचे से सेम अटैच होते हुए, इसके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी, अटैच होते हुए जस्ट ऐसे गया, यहां से घूमा, फिर इधर से आके और ये ऐसे आके ये क्लोज हो गया। क्लियर? इस तरह से ये यहाँ पर दो बाइंडर्स लगेंगे जो कि आपको एकदम ध्यान देना है। क्लियर इंजीनियर्स? तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है ताकि आप डिटेल पर सारी चीजें समझ पाए। क्लियर इंजीनियर्स? तो आई होप ये जो चीज मैंने आपको बताई है वो डिटेल पर समझ पे आ गई होगी और कॉलम को किस तरह से रीड करना है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि C2 कॉलम है। अब देखिए यहाँ पर क्या बदल रहा है, देखिए इसको C2 क्यों बोला इसने। ठीक है, C2 इस वजह से कहा गया इसको क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बार्स है, जो ऊपर की बार है 3-12 है ऑन ईच फेस और लिखा है टोटल 8 नंबर ऑफ 12 हैश की बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई तीनों बार जो लगे हुए हैं वो 12 mm की है, इसी वजह से कॉलम के टाइप को चेंज किया गया कि C1 से C2 ये कॉलम हो गया। क्लियर इंजीनियर्स? तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर? अब सेम ऑन ईच फेस, तो ये भी तीनों 12 की, ये भी तीनों 12 की और ये भी तीनों 12 की, और यहाँ पर जो बाइंडर्स लगा है 170 की स्पेसिंग में, ये तो सेम एज यूजुअल एज इट इज रहने वाला। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पर फुटिंग और कॉलम की ड्राइंग को अच्छे से समझ लिया कि कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट ड्राइंग पर, दैट इज बीम। तो बीम की ड्राइंग है हमारी, तो बीम की ड्राइंग रीडिंग को समझते हैं। तो बीम की ड्राइंग रीडिंग को समझने के लिए आपको सेम जो जनरल नोट्स है वो तो पहले ही पढ़ने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही कि आपको कैसे पढ़ना है स्टार्टिंग में। अब डायरेक्टली टाइम ना जाया करते हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे अब हम इन फ्रेम्स को समझेंगे। तो देखिए एक फ्रेम हम यहाँ से उठाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पूरा भी हम सॉल्व करते हैं। सिविल गुरुजी के जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की जो ट्रेनिंग है, वहां पर हम पूरे प्रोजेक्ट का स्टील कैलकुलेशन करना सीखते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, डेली बेसिस पर लाइव डाउट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं और हम YouTube पर तो लाइव है ही आपके लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक फ्रेम को पकड़ेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेम 1 और यहाँ पर जो बीम का यहाँ पर फ्रेम 1 बना हुआ है, इसी को हम पकड़ते हैं और इसी की ड्राइंग रीडिंग को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेम 1, अब इसको कैसे पढ़ना होता है कि फ्रेम 1 यहाँ पर दिया हुआ है और इस फ्रेम 1 का देखिए एरो जिधर जा रहा है, ये एरो जिस पोर्शन पर लगा हुआ है, इस वाले पार्ट पर लगा हुआ है, तो जैसे आप इसके सेक्शन पर जाएंगे नहीं, देखिए फ्रेम 1 दिख रहा है, बोल रहा है 250 बाय 300 का बीम है, 250 इसकी विड्थ और 300 इसकी डेप्थ। ठीक है, तो इसको 250 बाय 300 का फ्रेम है, इसमें जो ये ड्राइंग स्टार्ट हुई है, जहां पर वो एरो आके जुड़ रहा था वहां से ये स्टार्ट हुई है ये वाला फ्रेम। तो अब ठीक यहाँ पर देखिए, अब ये वाला देखिए, ये वाला साइड जहां से चालू हुआ है। अब कॉलम का साइज ध्यान देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है कॉलम के साइज का ध्यान देना। यहाँ पर जो ये हमारा कॉलम था, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला जो कॉलम का साइड है, जैसे अभी हमने कॉलम की ड्राइंग रीडिंग में देखा, ये वाला कितना था 250 का कॉलम साइड था ये वाला हमारा 250। ठीक है, और ये वाला जो हमारा कॉलम का साइड था, ये वाला कितना था जो अभी हमने पढ़ा था, ये वाला था 400। कितने का था 400। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप बीम का साइड निकालते हो। तो अब ये देखना है कि ये एरो यानी कि जब रेनफोर्समेंट यहां से लेकर
जब भी हमारी रेइंफोर्समेंट इस पार्ट से लेकर दूसरे एंड तक लगेगी, यानी कि यहां से जब वो लगना स्टार्ट होगी और जब वो दूसरे कॉलम के एंड तक पहुंचेगी रेइंफोर्समेंट, तो वो कौन से डिस्टेंस यानी कौन से कॉलम की विड्थ के अलोंग निकल के जा रही है। तो जब रेइंफोर्समेंट यहां से लगना चालू होगी तो वो कौन से विड्थ के अलोंग लग रही होगी, 250 से होते हुए जा रही होगी यहाँ पर, और कहां पर एंटर कर रही होगी, 250 कॉलम के विड्थ के अलोंग एंटर कर रही होगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई जो मेरी नीचे जो कॉलम का साइज है, कॉलम का ये वाला जो डायमेंशन है, जब मैं इसका स्टील कैलकुलेशन करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक का डायमेंशन है वो कितना है। ठीक है, तो इससे हमको ड्राइंग रीडिंग से पता चला ये वाला डायमेंशन है 250, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला भी, यहाँ पर भी जो हमारा डायमेंशन है इस साइड का ये भी है 250। ठीक, तो ये चीज हमको समझ में आती है जब हम डिटेल पर इस चीज को ड्राइंग के प्लान को पढ़ते हैं, बीम के प्लान को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये चीज, अब देखिए इसी पार्ट पर अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जस्ट इसके बाजू वाले फ्रेम का, ये फ्रेम नंबर 10 है। ठीक है, जस्ट फ्रेम नंबर 10, तो ये हो गया हमारा फ्रेम नंबर 10। देखिए ये वाला फ्रेम नंबर 10 यहां से लेकर यहां तक। अब इसका एरो किधर जा रहा है, इस वाले कॉलम पर टच कर रहा है ना, इस वाले कॉलम पर टच कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारी ये फ्रेम 10 की ड्राइंग है, तो ये वाला जो कॉलम है वो कौन सा हो गया, जहां पर ये एरो आके टच कर रहा है, यही हमारी, ऐसे ही हम ड्राइंग को पढ़ेंगे, यहां से लेकर ऐसे पढ़ेंगे हम। तो फ्रेम नंबर 10 यहाँ पर टच कर रहा है। तो अब देखिए मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं कि इस केस में जो हमारी रेइंफोर्समेंट लगेगी वो कैसे लगेगी, यहां से शुरू होगी और यहां पर जाएगी और इस कॉलम पर जाकर एंड होगी। तो अब इसको कैसे पढ़ने का होता है कि भाई देखिए रेइंफोर्समेंट कौन से विड्थ के अलोंग जा रही है, कॉलम के कौन से विड्थ के अलोंग जा रही है। तो ये वाली जब मैं विड्थ देखूंगा इस विड्थ के अलोंग जा रही है, तो ये विड्थ कौन सी होगी हमारी, बड़ी वाली, ये होगी 400। ठीक, अब उसके बाद ये 400 होगी तब, लेकिन जब ये यहां पर एंटर कर रही है तो ये कितने विड्थ में एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है 250 के विड्थ में। ठीक है, 250 वाला जो साइज था हमारा, तो 250 हो गया यहाँ का। तो अब ठीक इसी चीज को समझने के लिए हमको क्या करना है, हमको क्या करना रहेगा भाई कि यहाँ पर जो हमारा डायमेंशनिंग है उसको भी इसी तरह समझना रहेगा कि ये वाली जब एंटर कर रही 400 के अलोंग, तो इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो विड्थ है वो कितनी है 400, और यहां से लेकर यहां तक की जो विड्थ है वो कितनी है 250। ये क्यों जरूरी है यार इंजीनियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जब भी आप रेइंफोर्समेंट निकालोगे ना, तो यहाँ पर देखिए जितनी रेइंफोर्समेंट कॉलम के अंदर आती है, आपको यहाँ पर 400 के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर जितनी अंदर जा रही है वहां पर 250 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ की ड्राइंग रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने की। क्लियर इंजीनियर्स? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैं आपके कमेंट चाहूंगा और लाइक भी चाहूंगा। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट चीजें समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा यार। और आप मुझसे और जानकारी चाहते हैं तो बताते जाइए किन किन चीजों के बारे में आपको मुझसे पूछना है, किन किन चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके क्वेरीज यहाँ से ही देखते जाऊं। और फटाफट बहुत ही जल्दी, देखिए टाइम जाते जा रहा है, आप जितना जल्दी कमेंट करते जाएंगे मैं उतना जल्दी आगे बढ़ते जाऊंगा। और सारे, क्योंकि अभी हमारे स्लैब की भी ड्राइंग बची है, उसे भी हमको प्रॉपर्ली रीड करना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं कि भाई ये तो हमने समझ लिया कि इसके फ्रेम को कैसे देखें और कॉलम के साइज को कैसे पढ़े डिटेल पर। अब देखते हैं कि भाई जो ड्राइंग पर दी गई है चीजें, इस फ्रेम 1 को ही समझते हैं, तो इन ड्राइंग्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं और ये कैसे हमको डिटेल पर समझनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे दिख रहा है कि इस कॉलम के सेंटर से, इस कॉलम के सेंटर से इस पर्टिकुलर, मैं एक मार्कर ले लेता हूं जिससे कि आपको क्लियरली इस पॉइंट से लेकर इस कॉलम के सेंटर पॉइंट तक, इस कॉलम के सेंटर पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 3800। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको 3800। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक और डिस्टेंस दिख रहा होगा, ठीक इसी कॉलम के सेंटर मार्क से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपको दिख रहा होगा 1265 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 1265। सेम ऐसी ही चीजें इस दूसरे साइड पर भी लिखी हुई है।
कि इस कॉलम के सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक 1265। अब उससे जस्ट नीचे पहुंचते तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ है 5-12-3+2। क्या लिखा है? 5-12-3+2। ठीक, अब हम यहाँ पर कैसे समझेंगे? 5 यानी कि 5 नंबर्स, केवल वैल्यू लिखी होती है तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ बार्स बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया डिटेल पर? 5 नंबर ऑफ बार्स हैश डैश 12 हैश यानी कि 12 mm डायमीटर का बार, और ये कह रहा है 3+2। ठीक है, 3+2 यानी कि 3 और 2 के रेशियो में लगी हुई। 3 और 2 कितने थे? 5। चलिए मैं आपके और आगे बढ़ता हूँ, पहले आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स दे देता हूँ। पर डे करेंगे, बिल्कुल यार, पर डे हम सेशंस लेकर आएंगे। सर आपका एंड्रॉइड ऐप पर बीपीएस का सेशन एक्सपायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल करिए टीम को और आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी चीजें वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। टोटल कैलकुलेट कैसे करें? टोटल कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिविल गुरुजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है उसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप सारी डिटेल जानकारी वहीं से सीख जाए। डेली लाइव आते हैं, यस जतिन जी, डेली लाइव हम आएंगे और डेली लाइव आके आपको सारी की सारी चीजें डिटेल पर सिखाएंगे। सर आई वांट टू नो अबाउट फाइल ड्राइंग एंड बीपीएस। तो बिल्कुल आप फाइल का भी जो हम पूरा का पूरा ड्राइंग रीडिंग और ड्राइंग रीडिंग के पार्ट और बीपीएस भी मैं धीरे-धीरे लेकर आते जाऊंगा स्लाइड सेशंस में। लेकिन आप डिटेल में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो सिविल गुरुजी के कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस से जुड़ सकते हैं सभी के सभी हमारे इंजीनियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं कि ये हमने समझ लिया। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि भाई यहाँ 5 डैश यानी कि 5 नंबर ऑफ बार 12 डाया कि 3 और 2 की पोजीशनिंग पर लगी है। अब उसके बाद जैसे थोड़ा सा और इस साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरा डर है 2-12 यानी कि 2 बार 12 mm की हो गई। ठीक, 2 बार कितनी हो गई? 12 mm डाई की हो गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 5-12-3+2 फिर से लिखा हुआ है, यानी कि 5 mm डायमीटर 5 बार 12 mm डायमीटर की 3 और 2 के रेशियो में लगी हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है कि अगर आप न्यू है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या बोल रहा है, यहाँ 5 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 5 कह रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। क्लियर? इस क्रॉस सेक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 1-1 क्रॉस सेक्शन, यहाँ बीच में जहाँ 2 है यहाँ पर दिया हुआ है 2-2 क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर देखिए सिमिलरली यहाँ एंड पर भी दिया 1-1 क्रॉस सेक्शन। अब आपको बीम की ड्राइंग को पढ़ने के लिए कहां पर पहुंचना है? आप पहुंचना है क्रॉस सेक्शन पर के लिए। बीम का क्रॉस सेक्शन किधर दिया है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिए हुए, ये देखिए सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2। तो अब इस सेक्शंस को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमको डिटेल पर सारी चीज समझ में आ जाए जो अभी हमने देखा। तो ये कह रहा है एक ही बीम के सेक्शन 1-1 क्या बोल रहा है भाई? 250 और 300 की बीम है, 250 और 300 की बीम है। अब ये देखिए क्या कह रहा था, 5-12-3+2, तो ये बोल रहा था 5 बार लगी हुई है एक ही बीम के रिंग में, एक ही स्टिरअप में ऊपर की ओर 5 बार लगी हुई है, लेकिन कैसे लगी है? 3+2 यानी कि 3 ऊपर। देखिए 1, 2 और 3, ये हरे कलर से जो मैंने दिखाया है ये तीनों ऊपर लगी है। उसके बाद वो कह रहा है 2 यानी कि 2 नीचे। तो देखिए 1 और ये 2 नीचे, तो टोटल 5 नंबर्स ऑफ बार लगी हुई है। ठीक है, इस चीज को आपको एकदम ध्यान देना है कि कौन सी बार कहां पर लगी हुई 3+2 के पोजीशन। ठीक है, तो ये टोटल 5 होगी। अब सेम वैसे नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3-12 तो 3 नीचे लगी हुई है 12 mm डाई की, तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 ही है। ठीक, तो ये हो गया सेक्शन 1-1 की, जहां भी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा था सेक्शन 1-1, यहाँ हमने सेक्शन 1-1 देखा था। तो इस जगह का डाटा अभी हमने पढ़ा है, इस जगह पर क्या डेटा गिवन है। ठीक है, अब जैसे चलते इसके सेक्शन 2-2 पर, क्योंकि देखिए सेक्शन 2-2 कहाँ का है हमारा? ये बीच का सेंट्रल पार्ट है सेक्शन 2-2। तो अब इस सेक्शन 2-2 को पढ़ने चलते हैं थोड़ा सा, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर अलग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बीम साइज सेम है 250/300, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है 2-12 ठीक, 2-12 हो गया, यानी कि केवल 2 ही बार लगी हुई है कॉर्नर पर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन 1-1 और 2-2 है, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है? ये कॉर्नर की 2 बार कॉमन है, एक ये बार और यहाँ पर भी ये कॉर्नर की ये वाली बार और ये वाली बार कॉमन। ठीक है, ये दोनों बार कॉमन है।
तो ये जो बार है ये कौन सी हो गई हमारी मेन बार, क्या कहलाएंगी ये वाली बार, मेन बार। अब देखिए इसको कैसे बीम की क्रॉस सेक्शन में समझना कि हमारे बीम के फ्रेम में, ये हो गया हमारा बीम का फ्रेम, इस फ्रेम पर जो इस पॉइंट से, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो हमारी बार लगना है, ये मैं बाकी चीजें डिलीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस पॉइंट से, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से 5 बार लगना चालू हुई, कितनी, 5 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, 5 नंबर्स ऑफ बार लगना चालू हुई यहाँ नीचे से। फिर ये पांचों की पांचों बार यहां से ऊपर आई, इसके बाद ये यहां से बेंड हुई 90 डिग्री, उसके बाद ये चली आ रही, 5 नंबर ऑफ बार चली आ रही है ना, 5 नंबर ऑफ बार चली आ रही। लेकिन जैसे इस पॉइंट तक पहुंची, कौन से, ये वाले 1 2 6 5 पॉइंट तक पहुंची, तो 5 में से कितनी आगे निकली, यहां से कितने आगे निकली, देखिए कितने आगे, यहां पर दिख रहे 2, केवल 2 ही आगे निकल पाई, 3 पीछे छूट गई। क्लियर है क्या, 3 पीछे छूट गई। तो जो 3 पीछे छूट गई है ये कौन सी बार है, ये हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार कहलाती है बीम, ठीक है। 3 बार यहां तक छूट गई। अब जो 2 बार जो हमने क्रॉस सेक्शन में देखी थी, यहां वाली कौन से वाली कॉर्नर पर, ये देखिए ये 2 कॉर्नर पर, एक ये वाले कॉर्नर पर और एक, दोनों कॉर्नर वाली जो बार है वो कंटिन्यू होके जाएंगी। ये जो 2 बार से, ये देखिए ये कंटिन्यू हुई यहां से, अब ये चली जा रही है, पर्टिकुलर से 2 बार जा रही है। लेकिन जैसे ही यहां पर फिर से पहुंची, 1 2 6 5 के डिस्टेंस से फिर से पहुंची, तो फिर से यहां पर 5 हो गई, ठीक है, फिर से। लेकिन ये जो 2 मेन बार थी कंटिन्यू यहां से यहां तक लगेंगी, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक नीचे तक लगेंगी। और यहां पर भी 2 थी, अब यहां पर फिर से 5 हो गई, तो इसको कितनी एक्स्ट्रा मिल गई, 2 चली आ रही थी लेकिन यहाँ पर फिर वो 5 मिल गई, तो इसको कितनी एक्स्ट्रा मिल गई, 3। तो फिर से यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर 3 टॉप एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आसानी समझने में, जो कि इस पॉइंट से लगना चालू होंगी 3 नंबर ऑफ बार्स, और केवल यहां तक आकर खत्म हो जाएंगी, ये कहलाएंगी टॉप एक्स्ट्रा। सेम यहाँ पर भी वही होगा कि यहां से लगना चालू होंगी और यहां पर आकर खत्म हो जाएंगी। तो सेम दोनों तरफ ग्रीन वाली टॉप एक्स्ट्रा कहलाएंगी, जो 1 2 6 5 के डिस्टेंस आगे लगेगी, और सिर्फ 2 बार जो यहां से पूरी लगेंगी कंटिन्यू और यहां तक आएंगी 2 बार, वो कहलाएगी मेन बार। क्लियर इंजीनियर्स। तो इसी तरह की चीजों को हमको डिटेल पर समझना है कि कैसे ये ड्राइंग हमको रीड करनी है इसी तरह से। अब चलते हैं नीचे, हमने ऊपर चालू किया नीचे, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो भैया यहाँ पर हमको एक ही डाटा दिख रहा है, 3-12, सिर्फ एक ही डाटा गिवन है, क्लियर, 3-12 है। इसका मतलब कि 3 बार लगी है 12 mm डायमीटर की, यानी कि तीनों की तीनों कितनी है, मेन बार है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स होती, अलग अलग बार्स होती, तो वो भी ऐसे ही अलग अलग लिखा होता, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही डेटा लिखा है। तो इसका मतलब कि कलर बदल लेते हैं हम, कि यहां पर से बार चालू हुई लगना ऐसे, फिर ये यहां से आई इस तरह से, तीनों बार एक साथ लग रही है, और सीधा दूसरे कॉलम पर जाकर ये एंड हो गई इस तरह से। तो ये तीनों की तीनों कहलाएंगी मेन बार इस बीम के सेक्शन पर। क्लियर इंजीनियर। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अब इसके बाद जो लास्ट डाटा हमारे पास बच जाता है बीम के लिए, वो रहता है हमारा स्टीरअप्स, बीम की स्टीरअप्स का डिटेल्स, तो वो भी हमको डिटेल पढ़ना है। 8-2LGST यानी कि 8 mm डायमीटर का बार, और 2LGST का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, 2LG का मतलब लेग, LEGGED, लेग, स्टीरअप, STIRRUP, 2 लेग स्टीरअप। LG का मतलब लेग होता है और ST का मतलब स्टीरअप होता है, 2 लेग स्टीरअप एट द रेट वही होगा स्पेसिंग 130 सेंटर टू सेंटर। क्लियर, 130 सेंटर टू सेंटर, दो स्टीरअप आपस में 130 सेंटर टू सेंटर की दूरी पर लगी हुई है। अभी 2 लेग क्या होता है, ठीक है, इस 2 लेग को ऐसे समझते हैं कि जहां पर भी अभी जो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था, जिस भी पोजीशन पर सिर्फ एक रिंग लग रही, देखिए यहाँ पर केवल एक रिंग लग रही है इस जगह पर, इस बीम पे, तो वो 2 लेग्ड कहलाती है। 2 लेग स्टीरअप, 2 लेग क्यों, क्योंकि उसके हुक कितने, लेग कितने बनते हैं, 2 लेग बनते हैं, 2 हुक बनते हैं। क्लियर। जैसे अभी मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये ऐसे, ये देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे,
यहाँ से देखिए ये चालू होगी, ये एक लेग हो गया, अभी नीचे आएगी इस तरह से, ऐसा इधर जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर घूमेगी, ऐसा आगे, ये इसका दूसरा लेग। तो कितने लेग हो गए, एक लेग ये हो गया यहाँ पर, एक लेग ये हो गया और एक लेग ये हो गया, तो ये कह रहा है कि टू लेग डिस्टर्ब। लेकिन वही कॉलम के केस पर, जब ये हमारा कॉलम था, ठीक है, जब ये हमारा कॉलम था, तो यहाँ पर देखिए कितने लेग बन रहे हैं, कितनी स्टिरअप लग रही है, दो रिंग्स लग रही है, लेकिन लेग कितने, एक, दो, तीन और चार। तो इस केस में जब भी दो रिंग्स एक साथ लगती हैं, तो उस केस में वो कहलाती है फोर लेग स्टिरअप, और इस तरह की पोजिशनिंग केवल और केवल कॉलम के लिए ही होती है। क्लियर इंजीनियर्स? तो इसी चीज को आपको डिटेल पर समझना है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बीम के बारे में सारी रीडिंग्स की। भैया बीम की अगर ड्राइंग मिल जाए या फिर टेबल मिल जाए, तो आपको किस तरह से ड्राइंग्स को रीड करना है और उसे क्रॉस सेक्शन को कैसे देखना है। क्लियर इंजीनियर्स? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लैब की ड्राइंग डिटेल्स की ओर। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको डिटेल पर समझ में आती जा रही हैं और आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हैं, उसका नोट जरूर बनाइएगा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप बहुत सारी क्वेरीज हैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कि आपको कैसे मिलेगी, तो मैं आपको उसके लिए प्रेजेंटेशन भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको डिटेल पर सारी चीजें समझ में आ जाए, ताकि प्रेजेंटेशंस के लिए उस प्रेजेंटेशन के हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट जो भी सारी चीजें हैं वो डिटेल पर सारी जानकारी ले पाए। सो इंजीनियर्स, मैं आपसे यही चीज पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर करियर प्लान। आपका करियर प्लान क्या है? क्या आपका डिजाइनिंग फील्ड या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड, कौन से पार्ट पर जाना चाहते हैं? इस चीज को आपको आज ही फाइनल करना पड़ेगा। जिस कॉपी में आप नोट्स कर रहे हैं अभी फाइनल कर लीजिए। डिजाइनिंग फील्ड में क्या आप आर्किटेक्चरल फॉर्म में, आर्किटेक्चरल फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना चाहते हैं, स्टील डिजाइनिंग करना चाहते हैं? उसके बाद अगर बात करूं ये होगी डिजाइनिंग, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपका ऑप्शन है, आप लैंड सर्वेयर के पार्ट में जा सकते हैं, आप साइट इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद सीनियर इंजीनियर। ये ऐसी जॉब पोस्ट होगी जहां पर आपकी एंट्री होगी, ये एंट्री लेवल जॉब पोस्ट होगा। अब इसके आगे अगर आपको बढ़ना है, तो इन्हीं जॉब पोस्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वांटिटी सर्वेयर, डिटेल पर आप क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, क्यूए क्यूसी इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी चेकर बनना चाहते हैं, क्या आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर जो कि कॉन्ट्रैक्ट और टेंडरिंग पूरे लीगल लॉ का काम करता है, क्या आप प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं? आप किसी भी पार्ट में जाना चाहते हो, आप आज ही अपना जॉब डेजिग्नेशन फिक्स कर लीजिए। मार्क माय वर्ड, अगर आप उस गोल को फिक्स नहीं करेंगे तो आप उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और अगर आपको ये हायरार्की जो आपको दिख रही है, आपको इसी लेवल पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आप अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे तब बढ़ पाएंगे जब पता होगा कि भाई इसके आगे वाला, अगर आप साइट इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर, फिर क्वांटिटी सर्वे के लेवल तक जाना है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना भाई कि आगे वाला काम क्या करता है। कंपनी पैसा तो देती है, आपको नहीं देती अलग बात है, लेकिन कंपनी पैसा तो देती है। तो आप ऐसा क्या करने लग जाओ कि वो जिसको पैसा देती है वो आपको देने लग जाए। तो इस चीज को माइंड पर रखकर हमेशा अपने करियर को प्लान करना है, अपने स्किल्स को सीखना, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाते जाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंजीनियर। तो इसी पार्ट को डेवलप करने के लिए सिविल गुरुजी ने स्टार्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेनिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो चुकी है, और हमने लेकर आया था CSTP, करियर सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशली डिजाइन किया गया था सिविल इंजीनियर्स के लिए, जिसमें कि बहुत सारी डिटेल्स आप सीख सकते थे 12 मंथ के कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में। ये 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है, अगर आप 12 महीने तक सीखना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर 12 महीने नहीं, आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं, 3-4 महीने की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के। आप एस्टिमेशन और मेंटेनेंस स्ट्रेटजी सीखते हैं, बार बिल्डिंग शेड्यूल और इंटरव्यू स्ट्रेटजी सीखते हैं, ऑटोकैड और वास्तु सीखते हैं, रेविट एंड गूगल स्केचअप सीखते हैं, 3ds मैक्स, लूमियन और वीरे सीखते हैं, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस और सर्वेइंग सीखते हैं, हाईवे और एमएक्स रोड का सॉफ्टवेयर सीखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेकर, ये सारी चीजें डिटेल पर सीखते हैं। क्यूए क्यूसी से रिलेटेड गवर्नमेंट भी बिलिंग सीखते हैं और प्राइवेट भी बिलिंग सीखते हैं, दोनों में डिफरेंस भी होता है, दोनों तरह की बिलिंग सीखते हो।
कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग सीखते हैं, स्टैंड प्रो नीटएप सीखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्राइमर एंड जॉब डिटेक्टिव, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड प्राइमर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेवल के आप सीखते हैं। तो जो अभी मैंने आपको हायरार्की दिखाई, चाहे आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो चाहे कंस्ट्रक्शन में, एकमात्र रास्ता है आपके लिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, और उसको डीप जानकारी लीजिए उसके बारे में। कॉल एक बार जरूर करिए 08069161234 पर कल सुबह 10 बजे के बाद पूछिए कि कैसे आप इस सारी चीजें डिटेल पर सीख सकते हो, बहुत ही आसान तरीकों से। लेकिन कॉल जरूर करना है कल सुबह 10 बजे के बाद। क्लियर इंजीनियर्स? इस सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की ईएमआई प्रोसेस 1487 के ईएमआई है उस पर आपको मिल सकता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पढ़ो, अगर आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इसी वजह से जो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रखी है कि हर महीने अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते हो, जो कि हम आपको देते हैं कि भाई पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप असाइनमेंट पूरे करते हो तो 487 रुपीज का कैशबैक आपको देते हैं हर महीने। हर महीने अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो पूरे 12 महीने। अगर आप एक 12 मंथ का पार्ट नहीं करना चाहते हो, 3 से 4 महीने में भी ट्रेनिंग खत्म करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। क्लियर है? तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, बात करना है मैम से। और ये 1487 इंजीनियर्स के लिए 19 तक के लिए अवेलेबिलिटी है, तो आप ये सारी चीजें डिटेल पर सीख सकते हो। बस कॉल जरूर करिए 9111001234 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर 08069161234 पर भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज तो हमने देख ली, जानकारी ले ली कि आप कैसे सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, काउंसलिंग जरूर करवाइएगा कल कॉल करके। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए काउंसलिंग जरूर करवाइएगा एक बार कॉल करके। हो सकता है आपको काउंसलिंग नहीं समझ आ जाए, ट्रेनिंग ना करना अलग बात है। व्हाट मैटर्स कि आप कहां से सीखते हैं। सीखना जरूरी है, कहीं से भी सीखिए, कैसे भी सीखिए, लेकिन सीखना जरूरी है। आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी सीखता हूं, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। कोई भी इस दुनिया में जितने भी लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, वहां पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, दैट इज लर्निंग। और लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी। बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त हमारे पास बचा नहीं। स्लाइड की ड्राइंग रीडिंग को समझते हैं, जो कि सबसे आसान। रीडिंग आसान होती है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जो है उतना ही टफ होता है, उतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन इसकी रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा आसान होती है। तो सबसे पहले स्लैब की ड्राइंग रीडिंग के लिए हमको चलना है स्लैब के प्लान पर, और उसके प्लान पर ही सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें कि हमको देखना होता है कि किस तरह से यहाँ पर डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो देखिए हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है, वो यहाँ पर आपको क्लियरली देखना है। सब हर जगह के 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, आपको पहले समझना है कि भैया 1 वे स्लैब है कि ये 2 वे स्लैब है। क्योंकि 1 वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट अलग बनेगा, 2 वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट अलग बनेगा। तो पहले यही पहचानना है आपको। तो इसके लिए आप मेरे YouTube वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पर मैंने वहां पर आपको पढ़ाया है, डिटेल पर जानकारी दी। जैसे आपको पता चल जाता है 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, आप ड्राइंग से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दोनों साइड क्रैंक दिया है। इस साइड भी क्रैंक का सिंबल है और इस साइड भी क्रैंक का सिंबल है। इसका मतलब कि ये 2 वे स्लैब है। क्लियर? ये 2 वे स्लैब में दोनों साइड क्रैंक बार लगती है। अब यहाँ पर दिया गया है भाई कि 8 @150, यानी कि 8 mm डाया का बार लग रहा है 150 की स्पेसिंग में। क्लियर? 8 mm डाया का बार 150 की स्पेसिंग में इस डायरेक्शन पर। अब बात करते हैं दूसरे डायरेक्शन की, तो यहाँ पर भी देखिए सेम डेटा दिया हुआ है #8 @150। क्लियर? यानी कि 8 mm डाया का बार लग रहा है 150 की स्पेसिंग में। डायमेंशन अलग हो सकते हैं, डाया अलग हो सकता है यहाँ पर 10 का लगे और स्पेसिंग बढ़ जाए, पॉसिबल है। लेकिन कब? जब मैंने आपको जनरल नोट्स पढ़ाए थे, अगर ड्राइंग पर गिवन है तो ही वो चीज फॉलो होगी। अपने मन मुताबिक कुछ फॉलो नहीं करना है आपने। क्लियर इंजीनियर्स? तो सबसे पहले ये पढ़नी, स्लैब में बहुत कम बार्स लगती है डिटेल पर, केवल 2 तरह की बार, भाई एक मेन बार, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप एक्स्ट्रा लगती है। ठीक है? तो ये चीज आपने पढ़ ली। अब इसके बाद ये बार लगती कैसे है, इसके डाया तो हम पढ़ लिया, अभी लगती कैसे है तो ये आपको पता चलेगा इसके क्रॉस सेक्शन से। देखिए यहाँ पर, जिसको हम कर्टेनमेंट डिटेल्स या कर्टेनमेंट रूट भी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर डिटेल पर मिलेगा। और इसी से आपको समझना है कि कैसे यहाँ पर एनफोर्समेंट लगी हुई। ठीक? अब मैं एक एक करके यहाँ पर डायग्राम के साथ
आपको समझाते जाऊंगा कि रेनफोर्समेंट कैसे लगती है, जिसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा आईएस कोड 456/2000 है उस पर भी इसकी डिटेल्स दी गई है कि जो आपका डिसकंटिन्यूअस एज है, ये कौन सा एज है, मैं यहां पर लिखते जाता हूं, डिसकंटिन्यूअस एज। ठीक है, ये हमारा हो गया डिसकंटिन्यूअस एज, ये डिसकंटिन्यूअस एज हो गया। अब ये वाला जो है, ये क्योंकि इसके आगे स्लैब कंटिन्यू नहीं हो रहा, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, अब इसके बाजू में भी स्लैब है, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस एज। फिर से ये वाला कौन सा हो गया, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस एज हो गया हमारा। क्लियर है? तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बस यही कॉन्सेप्ट इसको समझना है डिटेल में। अब क्या होता है कि जब भी डिसकंटिन्यूअस एज आता है उस केस में जो हमारी क्रैंक का डिस्टेंस होता है, जो क्रैंक बार का डिस्टेंस होता है बीम के सेंटर से, वो हो जाता है 0.15 L1। कितना हो जाता है? 0.15 L1। L1 कौन सा डिस्टेंस है? इस बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ L1, तो 0.5 इंटू ये L1 का डिस्टेंस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बीम के सेंटर से क्रैंक कहां तक देना है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और एक क्रैंक डिस्टेंस कितना होता है, आपने अगर मेरे YouTube वीडियोस को पढ़ा होगा तो आपको डिटेल पर समझ में आ गया होगा कि क्रैंक डिस्टेंस कितना था साइड पर। तो उसका वैल्यू मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए इंजीनियर्स, वीडियो को लाइक करते जाइए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आपको इसी तरह के लाइव सेशन जो डेली होने वाले हैं उसका अपडेट मिलते जाए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका एक भी लाइव सेशन मिस ना हो। कैलेंडर कल यूट्यूब पर अपडेट हो जाएगा, सिविल गुरु जी का जो वीकली कैलेंडर होने वाला है लाइव सेशंस का, वो आप अपडेट हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें डिटेल पर सीखने को मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है आपको। रोज रात को 9 से 10, देखिए 10 तो बज ही चुका है, अभी भी हम लगे हुए हैं ताकि मेरे को ये तो मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगा चाहे कितना भी वक्त हो जाए। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस एज में 0.15 L1। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 0.15 डिस्टेंस विल बी जिस स्लैब के एज में हो रहा है। 1.42 H, 0.42 H, क्लियर, 1.42 D, ठीक है, एकदम करेक्ट है। 0.42 H भी है और 1.42 H भी है। अब कब कब है? 0.42 H तब है जब आप बीबीएस बना रहे हो, जब आप इसके स्टील निकाल रहे होगे तब 0.42 H लेना है। क्लियर? लेकिन जब साइट पर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तब आता है 1.42 H, उसी के हिसाब से एक रैंक मुड़ती है। अब भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आप हमारे साथ कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस पर सीख सकते हो डिटेल पर ट्रेनिंग कर। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली बार है वो कैसी लगना चालू हुई है, यहाँ से लगना चालू हुई, ऐसी, मैं रेड सिंबल से दिखा रहा हूँ, ये ऐसी नीचे हुई, उसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ रही है इस तरह से, और ये बीम के एंड तक, इस पोर्शन तक, बीम माइनस कवर तक अगर छूटेगी, ये वाली बार सबसे पहली बार। और एक क्रैंक कहां पर? 0.15 L1। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट बार लगेगी मेरी, वो कैसी लग रही है? यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर नीचे गई इस तरह से, ये नीचे से जा रही है, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस एज में क्रैंक होगी, और ये कंटिन्यूअसली दूसरे स्लैब का टॉप एक्स्ट्रा बनेगी, जाकर दूसरे स्लैब का टॉप एक्स्ट्रा बनेगी, यहां पर आकर खत्म होगी अगली बार। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान देना है आपको, दूसरे स्लैब पर जाकर टॉप। अब देखिए जहां पर भी कंटिन्यूअस एज आता है, यहीं पर ही मेन कॉन्सेप्ट है, जहां पर भी कंटिन्यू वाला एज आता है उस केस में जो क्रैंक का जो डिस्टेंस होता है, देखिए यहाँ पर जब ये बार क्रैंक हुई थी तो ये क्रैंक का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर, ये हो जाता है बीम के सेंटर से 0.25 हो जाता है। अभी एल तो बीम टू बीम के सेंटर का डिस्टेंस हो गया हर जगह, लेकिन ये कितना हो जाता है? 0.25, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एज है, इसी वजह से 0.25 एल हो जाता है। तो इस चीज को आपको पढ़ना है, ध्यान देना। अब जब दूसरे स्लैब पर एक्स्ट्रा बनती है, जब ये एक्सटेंड होती है तो कितनी होती है?
जब दूसरे स्लैब पर आगे जाती है तो 0.3, लेकिन जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, L2 हो जाती है, क्योंकि दूसरे स्लैब पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर जो इस टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ होगी वो इस L2 के हिसाब से होगी। इसी वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 0.3 L2। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है जब भी आप स्लैब पर रेनफोर्समेंट लगवाएंगे या स्लैब पर रेनफोर्समेंट डलवाएंगे। दूसरे स्लैब पर आ गई, लेकिन बीम के इस फेस से कितना आगे निकल रही है, 0.3 L2 आगे निकल रही है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर इंजीनियर्स? इस बीम के एंड से 0.3 L2। तो यही चीजें हैं जो स्लैब की ड्राइंग रीडिंग पर आपको ध्यान देनी होती है। क्लियर? अब जो बार्स बॉटम पर है, अब आप ये सोच रहे हैं सर ये टॉप एक्स्ट्रा कैसे दिख रही है, ये बॉटम बार कैसे दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिख रही है। तो उसके लिए आप मेरा जो डिटेल पर मैंने पढ़ाया है कि 2 वे स्लैब, 1 वे स्लैब यूट्यूब पर, कि कैसे वहां बार्स लगती है, कैसे उसकी प्लेसिंग पोजिशनिंग होती है, तो वहां पर जाकर आप सारी चीजें डिटेल पर पढ़ सकते हैं, डिटेल पर सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर कोई भी चार्जेस नहीं। आपको 1-on-1 मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं डेली, आप नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, सिर्फ बीपीएस नहीं है, बीपीएस को एस्टिमेशन, बारवानी शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, डीपीआर बनाना, रिकंसिलेशन करना, ऑटोकैड, रेविट, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, वीरे, लुमेन, एस्केप, वास्तु, स्टैंड प्रो, ईटेस, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमवेरा, जॉब डिटेक्टिव, इतने सारे नाम है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग के नाम गिनाते गिनाते वो खत्म नहीं होंगे। इतनी सारी चीजें हम आपको केवल एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद आपको आगे बढ़ाने का है। तो आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। क्लियर है? तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट, इसी तरह के थीम्स हम डेली लाते रहेंगे। तो ये हुआ हमारा आज कॉन्सेप्ट। आज हमने पढ़ा कि भाई फुटिंग की कैसे ड्राइंग को रीड करते हैं। फुटिंग की ड्राइंग को सबसे पहले हमने समझे जनरल नोट्स के बारे में, जनरल नोट्स हमने पढ़ा। इसके बाद हमने फुटिंग की ड्राइंग को रीड करना सीखा कैसे करते हैं। फिर कॉलम की रेनफोर्समेंट को समझा। उसके बाद हम पहुंचे बीम की। तो बीम की ड्राइंग रीडिंग को हमने सबसे पहले समझा, फ्रेम कैसे हमको पढ़ना होता है डिटेल पर। फ्रेम पढ़ने के बाद हमने देखा इस फ्रेम की क्रॉस सेक्शन को कैसे पढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन, सेक्शन के बाद एक क्रॉस सेक्शन को हमने पढ़ना समझा डिटेल पर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे समझते हैं। फिर हमने स्लैब को कवर अप किया। क्लियर इंजीनियर्स? तो आप कुछ सवाल है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तेरे सॉफ्टवेयर एडवांस सिखाते हैं बेसिक ओनली। तरुण जायसवाल जी का क्वेश्चन है कि सर जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो नाम ले रहे हैं, वो बेसिक सिखाते हैं। सिविल गुरुजी का जो सॉफ्टवेयर सिखाने का तरीका है ना, वेरी डिफरेंट। यहाँ पर मेरे साथ अभी 166 इंजीनियर है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ऑटोकैड सीखा है। सीखा है तो यस कमेंट कर दीजिए, सीखा है तो यस कमेंट कर दीजिए फटाफट इंजीनियर। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, अभी मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर होता क्या एक्चुअली। सॉफ्टवेयर में सीखना क्या होता है, सॉफ्टवेयर होती क्या चीज है, ये आज ही अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने ऑटोकैड सीखा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए यस, यस कमेंट कर दीजिए। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, अगर आपने ऑटोकैड सीखा है तो फटाफट 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 यस। ओके गुड, यस यस। सर भोपाल में कहा हो आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। नो, यस यस यस, नो, यस 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 यस। यार मैक्सिमम 99% इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ऑटोकैड को सीखते ही सीखते हैं एट एनी कॉस्ट। चाहे वो कॉलेज में सीखे, कॉलेज से के लास्ट ईयर में सीखे, निकलने के बाद सीखे, कहीं भी सीखे, ऑटोकैड तो सीखते ही हो। यस यस यस। कुछ कुछ नोज भी है। नो नो, यस नो, यस नो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग लिखेश। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि ऑटोकैड में आपने क्या सीखा। कमांड चलाना सीखा, कि जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो सीखा। ये क्वेश्चन पूछिए आपने आपसे और उसका जवाब दीजिए खुद को कि ऑटोकैड आपने सीखा तो क्या कमांड्स चलाना सीखा, या फिर आपने उस क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना सीखा। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की। सबसे पहले प्लानिंग, किसके हिसाब से, वास्तु के हिसाब से। तो क्या आपको वास्तु का नॉलेज मिला कि जिसके हेल्प से आप प्लानिंग कर पाए। प्लानिंग के लिए और क्या जरूरी, लोकल नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या आपने वो सीखे। बिल्ट अप एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, क्योंकि उसके बिना आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे किसी भी घर की, क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन के नगर निगम के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर?
क्या आपने सीखा? क्योंकि इसके बिना प्लान बनेगा ही नहीं। नेशनल बिल्डिंग कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आपने पढ़े, जिसके हेल्प से आप किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट की हाइट, स्टेयर की विड्थ, स्टेयर की एंगल, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से। क्या आपको वो पता है? सॉफ्टवेयर तो यार केवल कमांड है, उससे आप लाइन बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, डब्बा बना सकते हो, मिटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। कमांड सीखने से नहीं होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सीखने से होगा सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग हो गया, उसके बाद उसको पास करवाना है ड्राइंग को। कैसे पास होगी ड्राइंग? गवर्नमेंट से, जिसको हम सबमिशन ड्राइंग कहते हैं। सबमिशन ड्राइंग में क्या क्या चीज आती है? प्लान आता है, जितने भी आपके फ्लोर्स है उसके प्लान आएंगे। ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर प्लान, साइड व्यू प्लान, लोकेशन प्लान, सेप्टिक टैंक डिटेल, एक एलिवेशन आएगा, एक सेक्शन आएगा, ये जनरल नोट्स आएंगे जो हमने पूरे के पूरे पढ़े। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो वो भी, उसकी भी डिटेल्स आएंगी। क्या ये चीज आपने सीखी? सबमिशन ड्राइंग सीख ली, चलो सबमिशन ड्राइंग बना लिया। अब गवर्नमेंट से पास कैसे करवाएंगे? ये तो रिक्वायरमेंट है ना, क्लाइंट को तो यही तो चाहिए। गवर्नमेंट से पास कैसे होगा वो नगर निगम से? तो ये सीखा कि क्या प्रोसेस होता है पास होने का। चलो सबमिशन ड्राइंग हुई, वर्किंग ड्राइंग सीखा, जो अभी मैंने आपको ड्राइंग दिखाया, पूरा पढ़ाया कि कौन सी ड्राइंग है। वर्किंग ड्राइंग, डब्ल्यूडी कहते हैं इसे। तो स्ट्रक्चरल वर्क की ड्राइंग्स हो गई है। तो क्या आपने स्ट्रक्चरल वर्क की ड्राइंग बनाना सीखी, इसके कॉन्सेप्ट सीखे कि कौन सी चीज कहां तक कैसे देनी है, ये हो गया। इसके बाद होती है आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग्स, जिसके हेल्प से आप एस्टिमेशन, बिल्डिंग वगैरह सारी चीजें बनाते हो। तो क्या आपने वो चीजें सीखी? तो ये चीजें हैं यार इंपॉर्टेंट सीखने के लिए, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। वो काम सीखना है, ऑटोकैड चलाना थोड़ी ना सीखना है। ऑटोकैड चलाना नहीं सीखना है, उसमें काम क्या होता है, इंडस्ट्री आपको ऑटोकैड चलाने के लिए नहीं रखेगी। उसमें जो काम होता है ना, सबमिशन ड्राइंग और डब्ल्यूडीसी, ये सारी चीजें बनाना है, इसलिए रखेगी आपको। तो ये सीखना जरूरी है सॉफ्टवेयर में, जो कि सिविल गुरुजी आपको भर भर के सिखाता है। यही सारी चीजें सॉफ्टवेयर का एक जरिया है चीजों को प्रेजेंट करने का। इसके पहले काम नहीं होता था कि जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो पेपर और पेंसिल में तो काम होता था ना। इसके पहले तो ये नहीं पूछते थे कि तुमको ऑटोकैड आता है कि नहीं। इसके पहले जब इंटरव्यूज होते होंगे ऑटोकैड आने से पहले, तो यही पूछते होंगे कि भाई तुमको ये काम आता है कि नहीं, ये काम आता है कि नहीं, सबमिशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, वास्तु, एनडीसी, लोकल नगर निगम के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें आती है, ये पूछते होंगे। ये थोड़ी पूछते होंगे ऑटोकैड आता है। ऑटोकैड तो अभी आया कुछ सालों से, लेकिन इसके पहले तो भाई काम क्या होता था वो हमको समझना जरूरी है, जो कि हमको अभी यहाँ वहां हमारा माइंड डाइवर्ट कर दिया। क्लियर इंजीनियर्स? तो इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो फिर से मैं कहता हूँ सीखना जरूरी है, कहीं से भी सीखिए। फैमिली वाले हैं कोई सिविल में, वहां से सीखिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाइए, फ्री में इंटर्नशिप करिए। अपने कलीग्स, अगर आपके कोई ऐसे कलीग्स हैं जो स्टार्टअप कर चुके हैं, वहां पर जाकर सीखिए। नियर पर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर जाइए, किसी ठेकेदार से बोलिए सीखिए, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिविल गुरुजी को ज्वाइन करिए, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मैं ये चीज मानता हूँ, लेकिन कहीं से भी आप कर सकते हो, कहीं से भी, लेकिन सीखना जरूरी है। और अगर आप सिविल गुरुजी के साथ एकदम प्रोफेशनल के साथ डेली बराबर साइट विजिट के साथ डिटेल पर 3D मॉडलिंग के साथ सारी ट्रेनिंग करना चाहते हो तो कॉल करना है। नंबर मैं आपको टेक्स्ट कर दे रहा हूं, नंबर में डिटेल पर टेक्स्ट कर दे रहा हूं, 08069161234। कल सुबह 10 बजे के बाद कॉल लगा लेना, कॉल लगाना जरूर। एक बार काउंसलिंग टीम से बात करो। आरके श्री सर, मैंने सिविल गुरुजी से फ्री ऑटोकैड एंड रेविट सॉफ्टवेयर मिला था, बट सर टाइम कम था सर, प्लीज सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड कर दो। आरके श्री जी बिल्कुल मैंने समझ लिया आपका डाउट। आपको क्या करना है, आपको कॉल करना, और कॉल करके मैम से बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। नेहा मैम है, तनुश्री मैम है, तनुश्री मैम से आप सर्विस टीम में कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर देंगे वो। तरुण जी, 2 वे स्लैब क्या होता है? तरुण जी मैंने आपको बताया, आप सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर टाइप करिए 2 वे स्लैब बाय सिविल गुरुजी, 2 वे स्लैब बीपीएस, ठीक है। उसमें आपको डिटेल पर समझ में आ जाएगा। मैंने 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, फुटिंग, कॉलम, बीम स्लैब सब पहले से पढ़ा चुका है। बस आप क्या करते हो, आप सर्च नहीं करते, खोज के तो देखो सब मिलता है इस दुनिया में, ठीक है। सो इंजीनियर्स, होपफुली अब मैं चाहूंगा कि आप कल सुबह 10 बजे के बाद एक बार काउंसलिंग टीम को कॉल करके बात तो करो यार कि आप करियर में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहां पहुंचना चाहते हो, कहां जानना चाहते हो। ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करना मत करना, लेकिन पूछ के बात तो करो, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है बात करने से, ठीक है। सो अगर आप इसी तरह से, अगर आपको
हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो चाहूंगा फिर से आप लाइक जरूर करें, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और इसी जोश और इसी जुनून के साथ रोज रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सिविल गुरुजी आपके लिए हाजिर रहेगा। बस आपको क्या करना है, टाइम नोट डाउन कर लीजिए, रोज 9 से 10 बजे हम आपके लिए रेडी रहेंगे। लाइव सेशंस पर डेली हफ्ते भर होने वाला है। सो इंजीनियर्स, इसी जोश और इसी जुनून के साथ मिलते हैं हम और आप नेक्स्ट वेडनेसडे रात 9 बजे बार बेंडिंग शेड्यूल के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।